SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो एवरीडे साइंस के ऊपर जो हमारी क्लासेस थी वो एंड हो गई हैं। उसका जो लास्ट क्लास थी हमने रिकॉर्ड करवा कर भेज दिया, इंशाल्लाह वो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आज हम जीके से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज से हम शुरू करेंगे। तो जीके में हम आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, कब वजूद में आए, इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, और इनसे रिलेटेड जो वन पेपर से पूछा जा सकता है उन तमाम पॉइंट्स को हम एड्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के ममालिक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है ताकि दुनिया में अमन कायम रखा जा सके, इंसानी हकूक़ की हिफाजत हो, और दुनिया में तरक्की और जो डेवलपमेंट है और जो चैलेंजेस दुनिया को दरपेश हैं उन पे बातचीत हो सके और उसके लिए सॉल्यूशंस निकाले जा सके। तो ये एक अदारा है। इसका क़याम जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अमल में आता है। इससे पहले भी एक तंजीम थी जो वर्ल्ड वार वन के बाद 1920 में विड्रो विल्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसके दौर में बनाई गई ताकि दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं थी। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं 1939 में जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो जाती है जो कि 5.5-6 साल तक पूरी दुनिया को जो है आग के शोलों में लपेट लेती है। तो उस दौरान फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एफ डी रोजवेल्ट, और यूके, रशिया, फ्रांस, ये जो बड़े बड़े ममालिक थे ये सोचते हैं कि अब दुनिया में अमन आना चाहिए क्योंकि जंगें जो वो देख रही हैं। तो फिर कहते हैं कि एक और हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि अमन का जो दुनिया में अमन को फ़रोग दिया जा सके। तो फिर यूनाइटेड नेशंस जो है इसका क़याम अमल में आता है। तो आप पॉइंट नोट करें, चार्टर ऑफ यूएनओ जो है इस पे साइन किया जाता है 26 जून 1945, ठीक है। 26 जून 1945 चार्टर ऑफ यूएनओ उसको साइन किया जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसको यूएन का नाम किसने दिया, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एफ डी रोजवेल्ट। उन्होंने 1942 में कहा कि हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखा जाएगा। लेकिन जब ये इसका क़याम अमल में आया उससे पहले उनकी वफात हो गई तो वो इसको नहीं देख सके। तो यूएनओ जो है इसकी बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई, ठीक है। तो इसको 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी कहा जाता है, 24 अक्टूबर 1945। तो ओके, तो इसमें 51 ममालिक थे, उन्होंने मिल के साइन किया, इसके मेंबर बने, ठीक है। 51 इनिशियली जो मेंबर्स थे वो 51 थे। तो आज जो इसके रुकन ममालिक है वो 193 है, ठीक है। यूएनओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं आज वो 193 है। तो यूएनओ जब बनाई तो इसका बुनियादी मकसद था दुनिया में अमन कायम रखना, मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रमोट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, एंड ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दुनिया भर में तालीम, सकाफत, सेहत को फ़रोग देना। तो ये उसके मकासद थे कि एक इंक्लूसिव किस्म का हम एक अदारा बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है
वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। ठीक है, 193 इसके मेंबर्स हैं। पाकिस्तान इसका मेंबर 30 सितंबर 1945 को बना। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना। और अच्छा, यूएनओ में के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, इसके ज़िली इदारे कितने हैं? तो ये 6 इसके ज़िली इदारे हैं। अब 5 हैं क्योंकि एक जो है वो इनएक्टिव है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी जनरल असम्बली। ठीक है, तो जनरल असम्बली जो है इसका काम है कि दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर बहस की जाए, अपनी सिफारिशात पेश की जाएँ, करारदादें मंजूर करवाई जाएँ, ठीक है, रेजोल्यूशंस पास करवाई जाएँ। तो इसमें तमाम ममालिक शामिल हैं। जनरल असम्बली में तमाम ममालिक इंक्लूडेड हैं। हर मुल्क का एक वोट है। और इसका प्रेसिडेंट जो है वो हर साल मुंतखब होता है। और उसकी जो टर्म है, उसका मुद्दत है, वो 1 साल है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, जहाँ ये इजलास होता है, वो यूनाइटेड नेशंस है। और यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। हर साल सितंबर में इजलास होता है यूएन जनरल असम्बली का। ठीक है, और दूसरा जी हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दूसरा अदारा यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया में अमन और सलामती के मामलात को देखना, जंग बंदियाँ करवाना, अगर ज़रूरत हो तो कहीं फौजी कार्रवाइयाँ करना, और दूसरे ममालिक जो दुनिया के अमन के लिए खतरा हो, उन पे पाबंदियाँ लागू करना। तो इसके जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 15 हैं। ठीक है, 15 में जो 5 हैं वो परमानेंट है, मुस्तकिल मेंबरान है। 10 जो है वो गैर मुस्तकिल है। ठीक है, तो जो इसके मुस्तकिल मेंबरान है, जिनको वीटो कंट्रीज भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? वीटो कंट्रीज में यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ठीक है, तो ये उसके मुस्तकिल मेंबरान है। तो और भी इसमें, अच्छा, जो गैर मुस्तकिल मेंबरान है वो 10 हैं। ठीक है, तो वो हर 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। तो इसका जो प्रेसिडेंट है वो हर माह चेंज होता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो हर मंथ चेंज होता है। ठीक है, तो जो जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट 1 साल बाद चेंज होता है। यूएनए के 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ऑब्जर्वर का स्टेटस है। एक वेटिकन सिटी है जो कि रोम इटली में मौजूद है, और दूसरी पैलेस्टीन है। ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यूएनओ का। और ओके, ठीक है, जब पाकिस्तान ने यूएनओ का मेंबर बना 30 सितंबर 1947 को, तो वो कौन सा कंट्री था जिसने अपोज किया? ठीक है, तो आपने याद रखना है, अफगानिस्तान ने एहतजाज किया था कि पाकिस्तान को इसका मेंबर ना बनाया जाए, क्योंकि हमारा इनके साथ वो Title 9 के ऊपर मसला था। वो के जो हमारा एनडब्ल्यूएफपी मौजूदा केपीके है, इसके कई इलाकों को वो अपने इलाके शामिल करते थे। तो इनके ऊपर मसला था, तो इसने अपोज किया था। लेकिन फिर 20 डेज बाद इसने वो अपनी जो करारदाद, अपना जो इसका था वो वापस ले लिया। ओके, तो पूछता है कि वो कौन सा कंट्री था जिसने अपोज किया, तो वो अफगानिस्तान था। तो अच्छा, इसमें जो 10 कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो गैर मुस्तकिल हैं, पाकिस्तान इनका कितनी बार मेंबर बना है? ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंटरव्यू में ये आपसे पूछ सकता है। तो पाकिस्तान इसका 8वीं दफ़ा इसका मेंबर बना हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान 7 दफ़ा इसका मेंबर रह चुका है। ठीक है, तो 7वीं दफ़ा ये 2012 से 13 के दरमियान रहा था। और अभी जो करंटली 2025 से 26 के दरमियान भी पाकिस्तान इसका 8वीं दफ़ा इसका मेंबर है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1952 टू 53 पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये भी अल्फाबेटिकली हर 2 साल बाद रोटेट होती है। ठीक है, कंट्रीज के दरमियान। यूएनओ में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, आपने याद रखना है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 6 लैंग्वेजेस चलती हैं। सबसे पहले है इंग्लिश।
फिर है चाइनीज, देन स्पेनिश, अरेबिक, रशियन एंड फ्रेंच। ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। और इसके करंट सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम आपने याद, एंटोनियो गुटेरेस इनके प्रेसिडेंट करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। ANTINEO GUTTERESS 2017 में ये पहली दफा है, 17 से 21 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 2021 में ये दूसरी दफा मुंतखब हुए, तो अभी भी ये चल रहे हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूएनओ की करंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यूएनओ की करंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम आपने याद रखना है, आमिना जे मोहम्मद। आमिना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये भी अपनी दूसरी टर्म के लिए मुंतखब हुई हैं। तो इसमें जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही मुंतखब हो सकता है। एक दफा ये इसको रिन्यूएबल कर सकते हैं तो आमिना जे मोहम्मद जो है वो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। तो ये जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है ये 1997 में क्रिएट किया गया था। ठीक है, और पहली दफा जो बनी थी वो उनका नाम था लूसी, LUCI, लूसी। ये कनाडा से बिलोंग करती थी। ये फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ थी। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास आता है जी तीसरा अदारा, ये है यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है इनका यूएन सेक्रेटेरिएट। इनका काम यूएनओ का अमली, इंतजामी और तहकीकाती काम करना होता है। इसका जो सरबरा होता है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ ही होता है। ठीक है, आ, ये पॉलिसीज बनाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करवाते हैं। ठीक है, और जो सेशंस होते हैं उनका इंतजाम करना होता है इन्होंने। तो इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। ठीक है, एक बार तो सी हो सकती है। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये कैसे मुंतखब होता है? सिक्योरिटी काउंसिल इसकी सिफारिश करती है, वो जो कंट्रीज हैं 15 कंट्रीज वो इसकी सिफारिश करते हैं, और फिर जनरल असम्बली जो है वहां से इसकी मंजूरी ली जाती है। ओके, नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम होता है तरक्की, तलीम, सेहत, इन्वायरमेंट। ठीक है, और इस किस्म के मसाइल पे बातें करना। और ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं वो आपने याद रखना है, 54 इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जनरल असम्बली से मुंतखब किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 54 होते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए ये मुंतखब किए जाते हैं, और इसका प्रेसिडेंट भी हर साल मुंतखब होता है। ठीक है, इसकी मुद्दत भी 1 साल है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ICJ। तो इसका काम होता है कि नेशंस के दरमियान जो कानूनी तनाज़ात होते हैं उनका हल निकाला जाता है। तो इसमें कितने जजेस होते हैं आपने याद रखना है, इसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक से इनको लिया जाता है, किसी एक मुल्क से 2 जजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो 15 मुख्तलिफ ममालिक से 15 जजेस लिए जाते हैं। इनकी जो टर्म है वो 9 साल होती है। ठीक है, लेकिन हर 3 साल बाद 5 जजेस जो है वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए आते हैं, और इन 15 जजेस में से ही एक को प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है। इसकी मुद्दत 3 साल होती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये द हेग, HAGUE, नीदरलैंड्स में है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, नीदरलैंड्स में है। ठीक है, तो इससे करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो नवाब सलीम है, जो लिबनान से बिलोंग करते हैं। नवाब सलीम, NAWAFSALAM, नवाब सलाम। 2024 से 2027 तक का इनका टेन्योर है। नेक्स्ट आता है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल, TRUSTEESHIP, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो इसका काम ये था जी, ये जो कॉलोनीज जो आज़ाद होती हैं, ठीक है, उनकी ये निगरानी करते थे। तो अब ये अदारा जो है ये इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम इसकी जो मीटिंग हुई थी वो 1 नवंबर 1994 में हुई थी। तो उसके बाद वो एक जजीरा नमा कंट्री थी, पलाओ। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है ये पलाओ।
तो जब वो आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही ये जो है इनएक्टिव हो गई। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा हुआ कि ये कब से इनएक्टिव है, तो ये पलाओ की आज़ादी के बाद से ये एक्टिव है, PALAU, यानी कि 1 नवंबर 1994 के बाद से ये इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें जो वीटो कंट्रीज थे, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, और इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रीज थे जहाँ पे मामला जाने होते थे, वो इसको देखते थे। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट है जी UNO के सेक्रेटरी जनरल्स कौन कौन से हैं, कब कब रहे हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो आप इनको देख लेते हैं। तो UNO के जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम आप याद रखेंगे, ट्राइगेव ली, TRYGVELIE। ठीक है, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने, 1946 से 1952 तक ये रहे। दूसरे सेक्रेटरी जनरल जो हैं डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड, DAGHAMMARJCOLD, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे, 1952 से 1961 तक ये रहे। तो ये प्लेन हादसे का शिकार हुए, तो उसके में ये जहाँ भाग हो गए 1961 में। ठीक है, थर्ड जो है वो है यू थंट, UTHANT, ये बर्मा से बिलोंग करते थे, मौजूदा म्यांमार से। तो ये 1961 से 1972 तक रहे। तो इनके हवाले से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो ये यू थंट थे, UK बर्मा से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनके बाद आते हैं विलियम कुर्ट विलियम, KURTWILLHEM, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया से 1972 से 1982 के दरमियान में ये रहे। फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल जो थे जेवियर पेरेड्स दी कूलर, ये पीरू से बिलोंग करते थे, आप इनके स्पेलिंग लिख लें, JAVIER, जेवियर, PEREZ, पेरेड्स, DECULLAR, ये पीरू से बिलोंग करते थे, पीरू साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, वहां से ये बिलोंग करते थे, 1982 से 1991 तक रहे, फर्स्ट साउथ अमेरिकन भी आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद जो छठे थे वो बोट्रोस बोट्रोस गाली, जिनको बीबी गाली भी कहते हैं, इजिप्ट से बिलोंग करते थे ये, BOUTROS, BOUTROSGHALI। ठीक है, बोट्रोस बोट्रोस गाली इजिप्ट से बिलोंग करते थे, 1992 से 97 तक रहे, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका। उसके बाद सातवें सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान थे, KOFIANAN, ये गाना से बिलोंग करते थे, GHANA। ठीक है, तो 1997 से 2006 तक ये रहे, और 2001 में इनको अमन का नोबेल इनाम दिया गया, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2001 में कोफी अनान को दिया गया। तो कोफी अनान के हवाले से वो पूछता होता कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये गाना से बिलोंग करते थे। उसके बाद आते जी बान की मून, BANKIMNN, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे, 2006 से 2017 तक रहे। उसके बाद एंटोनियो गैटरिस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, 2017 से ऑनवर्ड अभी तक ये चल रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क सिटी में एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी जो है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है, तो उसमें एक टेरिटरी है जिसको इंटरनेशनल टेरिटरी कहते हैं, उसका नाम है 760 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, 760 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे इसका मेन ऑफिस है। इसके अलावा जो है इसका एक ऑफिस जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में भी है। ठीक है, यहाँ और इसके अलावा एक वियना ऑस्ट्रिया में है, एक नैरोबी कीनिया में है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के अलावा जो है जिनीवा, नैरोबी और वियना में भी इसके ऑफिस मौजूद हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये है कि एक कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स याद रखने में बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करते हैं ये भी कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है। अच्छा, कोई भी तंजीम जो है, जो वर्ड से शुरू हो रही हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही हो, अक्षर से शुरू हो रही हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तमाम की तमाम जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, या इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रही हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही हो, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में होगा। ठीक है, GENEVA। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जितने भी ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कर लें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोलियम से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से या एटॉमिक एनर्जी से एसोसिएशन रखती हैं, इनका हेडक्वार्टर वियना में होगा। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, ओपेक लगा लें, ठीक है, UNIDO लगा लें, इन तमाम के हेडक्वार्टर्स वियना में होंगे। पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वियना में है। VIENNA, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहां पे है। तीसरा पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पे एक छोटा सा फिक्रा लिख लें, आई एम कॉमन। ठीक है, आई एम कॉमन, आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एम से एमएनसी इंटरनेशनल, और कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इन तीनों के हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में है। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इनके हेडक्वार्टर यूके लंदन में है। ठीक है, जो कि यूके का कैपिटल सिटी है। उसके बाद जी, ओके, एक और फिक्रा लिखें जी, इन न्यूयॉर्क UNO gives fund for children emergency, women empowerment and development, and population control. In New York, UNO gives fund for children emergency, women empowerment and development, and population control. तो चिल्ड्रन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड और पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जो अदारे हैं, उनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, और यूएनओ जो है उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में है। ये आपने याद रखना है, यूएनओ, यूएनडीपी, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN पॉपुलेशन फंड, UN वुमेन, यूनिसेफ, इन तमाम के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, इसके अलावा फूड से रिलेटेड जितनी भी तंजीमें हैं, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में होगा। ठीक है, रोम जो कि इटली का कैपिटल है, वहां पे होगा। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, इन तमाम के हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। ठीक है, उसके बाद जी एजुकेशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, साइंस के ऊपर जितने भी इदारे हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में होगा। ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में होगा, फ्रांस में। ठीक है, और पैसे से रिलेटेड जितनी भी तंजीमें हैं, वर्ल्ड बैंक लगा लें, IMF लगा लें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में होगा। ठीक है, पैसा जो है वो अमेरिका खुद कंट्रोल करता है। आप इसको जितने भी हेडक्वार्टर है वो IMF का लगा लें, वर्ल्ड बैंक का लगा लें, वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो ये कुछ तंजीमें थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सार्क। तो सार्क क्या है?
इसका पूरा नाम है जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जनूबी एशियाई ममालिक की ये इलाकाई तंजीम है। तो इसकी तजवीज़ सबसे पहले 1980 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त जनरल ज़ियाउर रहमान, उन्होंने उनके जहन में ये ख्याल पेश आया। तो पेपर में पूछता है कि सार्क का मास्टरमाइंड कौन था, तो सार्क का मास्टरमाइंड जनरल ज़ियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश थे। ठीक है, तो फिर इसका बकायदा जो क़याम है वो 8 दिसंबर 1985 को इसका क़याम अमल में आया। तो इसका पहला जो समिट हुआ वो 8 दिसंबर 1985 को ही बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हुआ। वहीं ये तंजीम कायम की गई। तो इसका जो मेन पर्पस था वो था रीजनल कोऑपरेशन। खित्ते के जो ममालिक हैं इनके जो इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, सोशल और एजुकेशनल जो इनके दरमियान कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए, गुर्बत का खात्मा किया जाए, तरक्की में इजाफा हो और लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो, अमन व सलामती को फ़रोग देना और इलाकाई जो आपस में इख्तलाफात हैं उनको कम करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना, ये उसके पर्पस थे इस तंजीम के पीछे। तो इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं, इसके कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 8 मेंबर्स शामिल हैं। ठीक है, जिनमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है और अफगानिस्तान है। तो पूछता है कि इसमें सबसे एंड पे लास्ट इसका मेंबर कौन सा है, तो अफगानिस्तान लास्ट कंट्री है जो सार्क का मेंबर बना, ये 2007 में इसमें शामिल होता है। ठीक है, टोटल इसके 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल सिटी है। तो वहाँ पे है 1987 में 16 जनवरी 1987 में काठमांडू में इसका सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। KHATMANDU काठमांडू, ये सार्क का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो सार्क में कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, सार्क में आप देख लें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, 4 इसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसमें 3 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में आपको, तो वो कंट्री जो अपना बॉर्डर कहीं से भी समंदर के साथ डायरेक्टली जो है वो शेयर नहीं करती, वो लैंडलॉक्ड कंट्री, तो जैसे अफगानिस्तान है, मालदीव सॉरी भूटान है और नेपाल है। ये इसमें 3 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं और इसमें 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, श्रीलंका और मालदीव्स दोनों आइलैंड कंट्री। आइलैंड वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से समुंदर जिसके साथ के साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। ओके जी, तो इसके कुछ सब ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ठीक है, तो अच्छा, सार्क डेवलपमेंट फंड जो अदारा है इसके अंडर आता है, ये भूटान में मौजूद है। थिम्फू भूटान का कैपिटल है, ये वहाँ पे मौजूद है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है ये गांधीनगर इंडिया में मौजूद है। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर जो है ये ढाका बांग्लादेश में है। सार्क एनर्जी सेंटर जो है ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ठीक है, और सार्क ट्यूबरक्लोसिस सेंटर जो है ये बख्तापुर नेपाल में है। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है ये न्यू दिल्ली इंडिया में है। सार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो श्रीलंका में है। और सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर जो है थिम्फू भूटान में है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ठीक है, अब ये बंद कर दिया गया है। तो इसका कोई परमानेंट चेयरमैन तो नहीं होता। जिस कंट्री में इसका अजलास हो रहा होता है उसका जो प्रेसिडेंट होता है या उसका जो मेजबान मुल्क का सरबरा होता है वो इसका आर्जी चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, तो इसका लास्ट समिट जो है वो 2014 में काठमांडू में हुआ था नेपाल में। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान के आपस में मामला खराब होने की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया और अभी तक ये नहीं हो पाया। तो लास्ट इसका जो सेशन था वो 2014 में हुआ था, आज से 9 साल पहले। ठीक है, और सार की जो ओवरऑल कारकर्दगी है वो कमज़ोर है क्योंकि इसमें पाकिस्तान और इंडिया इनके आपस में मसाइल हैं। इनका कोई आपस में कोई एक करेंसी नहीं है या फौजी इतिहाद नहीं है जैसे नेटो है या यूरोपियन यूनियन की तरह। सिर्फ ये एक सोशल और इकोनॉमिक ताउन की हद तक काम करता है।
ठीक है। तो इसमें सार्क ने एक सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम बनाई थी ताकि मखसूस अफराद जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकें, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। और सेफ्टा के नाम से एक मुआहदा किया गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के नाम से 2006 में, ताकि बाहमी तजारत को फ़रोग मिले। ठीक है, तो जो टैरिफ है वो ना दिया जाए, लेकिन ये 2010 तक तो ये रहा, लेकिन उसके बाद इसका कोई बाकायदा सेशन नहीं हो पाया। और ओके, ठीक है, ओके जी। इस तरह का एक और सार्क के अलावा एक और इसी रीजन में एक अदारा है, BIMSTEC के नाम से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, जिसको BIMSTEC कहते हैं। ठीक है, ये सार का मुतबादिल भी इसको कई लोग कहते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका क्याम 6 जून 1997 को अमल में आया, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। ठीक है, तो इसके जो रुकन ममालिक हैं वो 7 हैं। ठीक है, इसमें भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार, ये 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो वो कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बेसिकली वही इसके मेंबर हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। बुनियादी मकसद इसका ट्रेड, एनर्जी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और फिशरीज जैसे शोबों में तावन था। तो ये था जी हमारे पास बिस्मार्क। नेक्स्ट है जी हमारे पास एशियान। एशियान क्या है? इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एशियन नेशंस है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, एशियान भी इसको कहते हैं, ASEAN। ठीक है, तो 1960s में ये जो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, आपस में जंगो जदल चल रहा था। ठीक है, और इन कंट्रीज में इख्तलाफात और इक्तिसादी बदहाली थी। तो वो मालिक मिलकर सोचते हैं कि अगर आपस में मिलकर हम चला जाए तो खित्ते में जो है अमन आ सकता है और इससे तरक्की भी मुमकिन है। तो फिर 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है, इसमें 5 ममालिक मिलकर एशियान को बनाते हैं। 8 अगस्त 1967 को इसकी बुनियाद रखी जाती है। इसको भी बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, 1967 में। ठीक है, तो इसका बुनियादी जो मकसद था वो था कि इलाके में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देना, मुआशी तरक्की और साइंसी तावन और सकाफती हम आहंगी। ठीक है, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी को फ़रोग देना और उसको आसान बनाना, और आपस के जो मसले मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, उनको पुरअमन तरीके से हल करना। तो पूछता है कि इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, तो एशियान के टोटल मेंबर्स की तादाद 10 है। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन। ठीक है, ये 5 जो है ये इसके फाउंडिंग फादर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलिपाइन। 1967 में इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद फिर बरनोई दारुसलाम 1984 में इसमें शामिल हुआ। वियतनाम 1995 में आता है, लाओस 1997 में आता है, म्यांमार भी 1997 में आता है, और कंबोडिया 1999 में आता है। तो ये उसने पूछा हुआ पेपर में कि एशियान में लास्ट कौन सा कंट्री शामिल हुआ, तो वो कंबोडिया था, 1999 में आया था। ठीक है, तो एशियान का हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे ये जकार्ता में है, JAKARTA। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके मेन ऑर्गन्स जो है इसमें एशियन समिट शामिल है, सालाना अजलास होता है इनका। एशियन सेक्रेटेरिएट इंतजामी मरकज है इनका जकार्ता में। ठीक है, एशियन रीजनल फोरम सिक्योरिटी पर बातचीत करने के लिए बनाया गया है। एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एफ्टा, ये आज़ाद तजारती मुआहदा है इस इलाके में।
और एशियन +3 जिसमें चीन, जापान और कोरिया शामिल हैं। ठीक है, चीन, जापान और साउथ कोरिया, तो ये एशियन प्लस ये इसमें शामिल है। तो ये एक कामयाब तंजीम थी। ठीक है, इसने उस इलाके को जंगो-जदल से बदल के इसको इक़्तिसादी पावर हाउस में तब्दील किया, अपना एक तजारती ब्लॉक बनाया, मल्टीलैटरल मुज़ाकरात जो उनको फ़रोग़ दिया गया। ठीक है, और फिर अ, 2007 में उन्होंने एशियान चार्टर भी बनाया। ओके, तो ये 16 दिसंबर 2008 को इन्होंने एशियान जो है ये चार्टर जो है ये लिखा। तो एशियान में मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं जी? एशियान में 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई दारुसलाम है। इसके 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो एशियन जो कंट्री एशियन है इसमें इसकी आबादी जो ओवरऑल 68 करोड़ है, 68 करोड़ इसकी आबादी है। ठीक है, 3.6 ट्रिलियन से ज़्यादा जीडीपी ये रखते हैं। ठीक है, तो इसका मोटो जो है वो आप याद रखेंगे, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, ये एशियन का मोटो है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन तमाम के साथ हैं। ठीक है, इसका जो परचम है, इसका फ्लैग है, ये नीले रंग का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है, और इसमें चावल के 10 खोशे शामिल हैं। इस तरह से 10 खोशे बने हुए हैं जो इन 10 ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमने आज तंजीमें की हैं कुछ, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 0370530708. Seer Foundation for the Blind.